दर्शन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आप जानते ही हैं कि हम खेती किसानी में क्या हो रहा है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये सब बातें आप तक लेके आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी लाते हैं जो आपसे मतलब रखती हैं, आपसे सीधे जुड़ी हैं। हमें लगता है कि शायद हमसे नहीं जुड़ी हैं, लेकिन हमारा उससे भी कुछ ना कुछ मतलब रहता है। जैसे अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमें याद है, उत्तराखंड में बहुत बड़ी आपदा आई। क्या वो आपदा के बाद हमने लोगों की उस पीड़ा को समझा, कुछ समाधान दिया? इस पे आज हमारा विशेष कार्यक्रम रहेगा। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं खबरें खेती से। छोटे किसानों के विकास के लिए नाबार्ड और एसएफएसी ने किया समझौता। डेयरी क्षेत्र में तेज विकास की आवश्यकता। बागवानी उत्पादन में 4% की वृद्धि का अनुमान। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि पंत और अब खबरें विस्तार से। छोटे किसानों के लिए पूंजी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। इस समस्या के समाधान के रूप में एक बार फिर सामने आया है नाबार्ड। छोटे किसानों को उत्पादक संगठन बनाने और इसके लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा एसएफएसी यानी लघु किसान कृषि व्यापार संघ ने इस बाबत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में हुए इस समझौते के तहत उत्पादक संगठनों की योजनाओं को लागू करने में सहयोग करना शामिल है। एसएफएसी द्वारा भारत सरकार की एक योजना लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत छोटे किसानों के उत्पादक संगठनों को इक्विटी शेयर तथा उत्पादक संगठन के गठन के लिए वित्तीय बैंकों को ऋण गारंटी कवर दिया जा रहा है। छोटे किसानों के लिए नाबार्ड ने 50 करोड़ रुपए का कोष तैयार किया हुआ है। देश में डेयरी क्षेत्र काफी उन्नति पर है। विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन के बावजूद अभी भी डेयरी क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। कृषि मंत्री ने डेयरी क्षेत्र में तेज विकास के लिए जोर देने के लिए कहा है। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी की दूध की उपलब्धता को पूरा करने के लिए डेयरी क्षेत्र में तेजी से विकास की आवश्यकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने देश की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात करते हुए कहा कि सन 2020 तक दूध की मांग 20 करोड़ टन से भी अधिक हो जाएगी। इसके बाद अगले 10 वर्ष में 60 लाख टन प्रति वर्ष अतिरिक्त दूध की आवश्यकता होगी। इसके लिए डेयरी क्षेत्र में तेज विकास और वैज्ञानिक रूप से डेयरी उत्पादन की विधि को किसानों तक पहुंचाना होगा। भारत में दूध की मांग काफी अच्छी है, जहां विश्व में डेयरी क्षेत्र की वृद्धि दर 2.2% की है। वहीं भारत में डेयरी क्षेत्र 4.2% की वृद्धि दर से बढ़ रहा है। साथ ही विश्व की औसत से अधिक 296 ग्राम दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति भारत में बनी हुई है। देश में बागवानी क्षेत्र में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। किसान फसल विविधीकरण के लिए और आमदनी में इजाफे के लिए बागवानी को अपना रहे हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है। कृषि मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2013-14 में प्याज और आलू सहित बागवानी उत्पादन में 4% की वृद्धि की संभावना है और उत्पादन 28 करोड़ 7 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2012-13 में फल, सब्जियों, फूलों और मसालों के साथ कुल बागवानी उत्पादन करीब 26 करोड़ 88 लाख टन था। सन 2012-13 में जहां बागवानी फसलों का रकबा 2 करोड़ 36 लाख हेक्टेयर था, वहीं 2013-14 में बागवानी फसलों का रकबा बढ़कर 2 करोड़ 43 लाख हेक्टेयर हो गया है। सरकार के दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान में ये आंकड़े सामने आए हैं। सेब के अच्छे उत्पादन के लिए उत्तराखंड में कई सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं, जो समय समय पर किसानों को जागरूक करती हैं तथा उन्हें अच्छे उत्पादन के लिए प्रेरित करती हैं। किसान भाइयों, आजकल जो सेब की फसल में आपको नई गतिविधियां करनी हैं, वो ये हैं कि समय पे बूंद का छिड़काव कर लें, ताकि आपके सेब का जो कलर है, उसका टेक्सचर है और साइज है, वो एक समान रहे और अच्छी फसल मिले। जिन इलाकों में बारिश कम हो रही है, वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था कर दें और 10 दिन में एक बार कम से कम हर पेड़ को पानी दें। तीसरा,
ये जो हमारे अपने किसानों के साथ मॉडल चल रहा है उसके हिसाब से आपको आपके पास कितना उत्पादन आने वाला है इसकी सूचना ज़रूर अपने सप्लायर को या अपने क्रेता को दे दें, ताकि ये पता रहे कि इस उत्पादन के अनुसार आप बाज़ार में सेब को भेजने को किस तरह से नियमित कर सकते हैं। अधिकांश ये देखा गया है कि वो सारे किसानों का फसल एक साथ मंडी में पहुंच जाती है तो उसके मूल्य गिर जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद बिल्कुल भी वहाँ सामान नहीं पहुंचता तो फिर से मूल्य बढ़ जाते हैं। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी तेज बारिश की संभावना है। साथ ही उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक तथा अंडमान व निकोबार में भी भारी बारिश की संभावना है। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि पिछले सप्ताह की वर्षा को ध्यान में रखते हुए जहां सिंचाई की व्यवस्था कम है वहां धान की जगह अन्य फसलें जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती हैं जैसे अरहर, बाजरा, ग्वार, मक्का, ज्वार, मोठ, उड़द, लोबिया, सूरजमुखी व मूंगफली की बुआई आरंभ करें। और अब कमोडिटी से जुड़ी कुछ खबरें। आलू की मांग में तेजी आने के कारण इसके दामों में 0.78% की वृद्धि देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आलू की आवक धीमी चल रही है, जिससे इसके भाव में तेजी देखी जा रही है। जबकि धनिया का स्टॉक अधिक होने के कारण इसके दामों में 1.38% की गिरावट देखी गई है। बाजार के रुख को देखते हुए धनिया में फिलहाल गिरावट का सिलसिला बना रह सकता है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, एक साल पहले उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी तबाही हुई। लाखों लोग उसमें, परिवार जो है उसमें तहस नहस हो गए, खेतों की मिट्टी गायब हो गई, किसान मर गए। ऐसे में क्या फिर से उस इलाके को फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है या कोई ऐसे आजीविका के साधन है जो जुटाए जा सकते हैं? ऐसा काम हो रहा है। हमारी टीम जो है रुद्रप्रयाग गई, वहाँ के एक कोरखी गांव है जहाँ पर हमारी टीम गई और हमने देखा है कि एक छोटे से गांव में एक छोटी सी शुरुआत हो रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से फिर से जीवन जो है तैयार किया जा सकता है। आधुनिक शिक्षा उन्हें दी जा रही है, खेती के भी नए तरीके वो सीख रहे हैं। क्या क्या हो रहा है, आइए देखते हैं।
उत्तराखंड। क्या कोई भूल सकता है 17 जून 2013 का वो विध्वंसक मंजर, जब पहाड़ों पर मौत बनकर पानी बरसा। पानी के तेज बहाव में बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु बह गए। सैकड़ों स्थानीय लोग भी मौत की नींद सो गए और पानी में खो गए हजारों लाखों आंखों के सपने। क्या कोई इन सपनों के फिर से संजोने की पहल करेगा? क्या फिर से पहाड़ों के सीढ़ीनुमा खेतों पर फसल लहलाएगी? जो किसान घर नहीं लौटे, क्या उनके घर फिर खुशहाली लौटेगी? इन्हीं सब सवालों के साथ हमारी टीम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कोरखी गांव पहुंची। गांव में जीवन यापन का मुख्य स्रोत खेती किसानी भी है, लेकिन साल भर पहले आए सैलाब में गांव के कई किसान हमेशा के लिए अपने परिवार, अपने खेतों से बिछुड़ गए। आपदा को आए हुए पूरा 1 साल विगत हो चुका है और यहाँ पे किसान अपने खेती के साथ साथ जो है पूरे अपने यात्रा सीजन से जुड़ा हुआ था। कई लोग अपने खच्चरों का व्यवसाय करते थे, दुकानों का करते थे, लॉज होटलों का व्यवसाय करते थे, लेकिन ये सारी आपदा के कारण आने से जो है सारे ठप पड़े हुए हैं। और इसमें जो है आज भी जो है इस केदारनाथ क्षेत्र के जो आजीविका है वो ठप पड़ी हुई है। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति बड़ा अपने को ठगा से जैसे प्रकृति से ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी आजीविका खत्म हो चुकी है और वो एक एक पैसे के लिए लालायित है। लेकिन यहाँ पे कई ऐसी संस्थाएं आई जिन्होंने यहाँ के जनजीवन को संवारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि संस्थाएं बहुत आई, उन्होंने अनाज राशन बांट के चले गई, लेकिन अनाज और राशन जो है क्षणिक होता है, 1 महीना 2 महीने का गुजारा हो सकता है। लेकिन जिन संस्थाओं ने यहाँ पे अस्थायी रूप से जो है यहाँ के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए शिक्षाओं का क्षेत्र पकड़ा है, व्यवसाय का क्षेत्र पकड़ा है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे मेरे संज्ञान में है और मेरी जानकारी में है और मेरे साथ जो है कंधा से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं निष्ठा एनजीओ वाले, तो उन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर की शिक्षा जो है यहाँ पे कम से कम 300 बच्चों को देने के लिए दे रहे हैं और महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे जो स्थानीय और उत्तराखंड का राज्य पुष्प है बुरांस के जूस का भी इन्होंने उत्पादन किया और इसका दिल्ली तक विपणन किया है और हमारी काफ़ी महिलाओं का इस जूस के से उनको पैसा प्राप्त हुआ है। और आने वाले समय के लिए भी वो जो है पुदीना का जूस, अदरक का जूस, लहसुन का अचार और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है दालचीनी होता है, तो इनका अपना व्यक्तिगत प्रयास है और संस्था का प्रयास है कि इन मसालों का भी हम उपयोग करें और इसका एक अच्छा सा ठोस मार्केट ढूंढ करके यहाँ की महिलाओं का और यहाँ की नए युवाओं का रोजगार के लिए एक नया रास्ता ढूंढने का इनका प्रयास है। कोरखी गांव के पूर्व सरपंच देव प्रकाश सेमवाल की आंखों में उस विभीषिका की पीड़ा आज भी है, लेकिन इस चुनौती का सामना किया और किसान परिवारों को अपनाया एक गैर सरकारी संगठन ने। आदर्श गुप्ता द्वारा संचालित निष्ठा नाम के इस संगठन ने ग्रामीण परिवारों के जीवन में आशा की रोशनी बिखेरी और उनका खोया आत्मविश्वास फिर से लौटाने के सार्थक प्रयास किए। निष्ठा ने कोरखी गांव में ग्रामीण महिलाओं के लिए सिलाई व कढ़ाई केंद्र खोला और इन महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। कोरखी गांव में जहां पे आसपास की महिलाएं यानी कि सिलाई का काम सीख रही हैं, कढ़ाई का काम सीख रही हैं और उनसे अपनी आमदनी भी बढ़ा सकती हैं। आपका नाम क्या है? आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं ग्राम कोरखी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम श्रीमती मधु सेमवाल है। मधु सेमवाल जी, आपने यहाँ कब से सीख रही हैं काम? मैं यहाँ पे करीबन 5-6 महीने से काम कर रही हूँ। भी महिलाओं को जागरूक भी किया है और काफ़ी महिलाओं से जुड़े भी, जैसे हमने यहाँ पे पैजामा, कुर्ता और जैसे ब्लाउज, पेटीकोट और जैसे बच्चों के लहंगे, चोली, ये सारे सीखे हैं अपने यहाँ पे। कुछ बनने की तमन्ना अगर दिल में हो तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं है। ये गांव की जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितने दिन में क्या कुछ सीखा। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम रश्मि है और मैं यहाँ ग्राम कुमेरा से हूँ।
मैंने जैसे कुर्ता, सलवार, वो ब्लाउज, पेटीकोट, लेडीज ड्रेस जो भी हैं वो सब सीख लिए। तो इसके अलावा कुछ बाजार में भी बनाने के लिए कुछ काम करते हैं? नहीं सर, मेरा मकान सामने है, वहाँ पे इंटर कॉलेज है, तो वहाँ पे सारे बच्चे आ जाते हैं, वहीं पे मैं घर ही में अपना वो कर लेती हूँ। अच्छा जी, यानी कि और बच्चों को भी सिखा देते हैं? जी, बच्चों को भी सिखाती हूँ और जो भी कपड़े हैं मैं वहीं पे सिल लेती हूँ। आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं ग्राम में खंडास की निवासी हूँ। तो लक्ष्मी जी, जैसा कि यहाँ सिलाई का काम चल रहा है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपने कब से सीखना शुरू किया? मैंने 3 महीने से सीखना शुरू किया है और मैं सलवार वगैरह बना रही हूँ और अभी तक मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं हुई, पर फिर भी मैं सीख रही हूँ। पहाड़ों पर खेती किसानी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्राकृतिक आपदा में इन खेतों को तो नुकसान पहुंचा ही, साथ ही उनके परिवारों का आर्थिक सहारा भी छिन गया। ऐसे में निष्ठा ने गांव के युवक युवतियों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ा और इस ज्ञान का उपयोग नए रोजगार के सृजन के साथ उन्नत खेती में भी हो रहा है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम संतोषी है और मैं मेखंडा की रहने वाली हूँ। संतोषी जी, ये बताएं, आपने इस जो आप यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं, प्रशिक्षण ले रही हैं, क्या कुछ सीखा है? मैंने कंप्यूटर ऑन करना सीखा, ऑफ करना सीखा, टाइपिंग सीखी, कंप्यूटर के बारे में बेसिक ज्ञान सीखा। आपका नाम क्या है? आप कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम आराधना है, मैं ग्राम मेखंडा की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ कंप्यूटर सीखने के लिए आती हूँ। तो क्या कुछ सीखा अभी तक? मैंने कंप्यूटर ऑन करना, ऑफ करना, टाइपिंग सीखी, MS वर्ड सीखा। अच्छा, पढ़ने के साथ साथ आप कंप्यूटर क्यों सीखना चाहते हैं? ताकि मुझे बेसिक ज्ञान में जॉब करने में सरलता मिले। मेरा नाम दिव्या सहमाल है, मैं ग्राम कोरकी से हूँ। मुझे यहाँ 3 महीने हो गए हैं। ये कोर्स 6 महीने का है। मैंने 3 महीने में कंप्यूटर के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। पहले मैंने कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान प्राप्त किया है, फिर कंप्यूटर को ऑन करना, ऑफ करना, टाइपिंग मास्टर चलाना और वर्ड पैड, नोट पैड, टाइपिंग करना, MS वर्ड और आदि चीज़ें सीखी हैं। जी, मेरा नाम लक्ष्मी जोशी है और मैं कोरकी से बिलोंग करती हूँ। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कंप्यूटर का 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स कर रही हूँ और 3 महीने हमारा चल रहा है। तो इसमें मैंने कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, जैसे कि वर्ड पैड पे कार्य करना, नोट पैड पे कार्य करना और MS पेंट पे और टाइपिंग करना आदि सीखा। और अभी हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें निःशुल्क वो दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले हम कंप्यूटर का ज्ञान कुछ नहीं जानते थे, अब हम कंप्यूटर को में काम करना जानते हैं। अब हम वर्ड पैड, नोट पैड, MS पेंट, टाइपिंग पे काम करते हैं। और सर हैं जो पहले हम थे, पहले हमें कुछ काम करना नहीं आता था, अब हमने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। मेरा नाम नवीन अग्रवाल है, मैं ग्राम ब्यूंग से हूँ। यहाँ में फ्री में सुविधा मिल रही है। हम इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। यहाँ पर एक घंटे की क्लास चलती है। मैं PG कॉलेज अगस्तमुनि से पढ़ता हूँ, BA फर्स्ट ईयर। मेरा नाम प्रदीप उनियाल है, मैं ग्राम ब्यूंग से बिलोंग करता हूँ। हमने यहाँ पे निष्ठा NGO के माध्यम से काफ़ी जानकारियाँ कंप्यूटर के बारे में सीखे हैं, जो हम अभी तक नहीं जानते थे। यहाँ तक कि कंप्यूटर के बारे में नहीं, बल्कि इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जिसका हमको कोई ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, ग्रामर के बारे में, टेंस के बारे में, बॉल्स के बारे में आदि अनेक प्रकार के ग्रामर से हमने काफ़ी नॉलेज प्राप्त किया है। और कंप्यूटर में हमने मेन पार्ट, हार्डवेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर पार्ट, MS पेंट, वर्ड पेंट एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त की। और ये कोर्स निष्ठा द्वारा 6 महीने का है और अभी हमको यहाँ पे 3 महीना हुआ और काफ़ी अच्छा हम ज्ञान प्राप्त करें। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं मेखंडा में रहने वाला निवासी हूँ। संस्था काफ़ी अच्छी चल रही है। यहाँ पे बच्चों को शिक्षाएँ, ज्ञान बढ़ाए जा रहे हैं और हर प्रकार की शिक्षा, जैसे नोट पैड के बारे में, वर्ड पैड, टाइपिंग के बारे में सर जी हमको काफ़ी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। आदर्श गुप्ता गांव के बच्चों में आत्मविश्वास जगाने के लिए कंप्यूटर द्वारा उन्हें अंग्रेजी शिक्षा भी दे रहे हैं, जिससे वे खेती से जुड़ी नई तकनीकों की जानकारी भी ले सकें और शहरों के शिक्षित बच्चों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। कोरकी गांव बेसिकली उत्तराखंड में
रुद्रप्रयाग ज़िले का एक ऐसा क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ कृषि पे आधारित ज़्यादातर लोग रहते हैं और ऐसे क्षेत्र के बच्चे पढ़ने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं अपने आप को आज के जीवन में, जहाँ उनको कंप्यूटर एजुकेशन मिले, इंग्लिश एजुकेशन मिले, जिससे वो समाज में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकें। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमने कि ये समाज के और क्षेत्र के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपना जीविका चला सकें, वो भले ही व्यवसाय के क्षेत्र में हो, भले ही वो नौकरी के क्षेत्र में हो। इसके लिए हमने जो है ये एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ चालू किया, जिसमें हम कंप्यूटर की एजुकेशन दे रहे हैं, साथ ही साथ इंग्लिश के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। आज एग्रीकल्चर कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं रह गया है। एग्रीकल्चर एक पुराने ज़माने से एक साइंस है, लेकिन साइंस में बच्चे आगे बढ़ें उसके लिए हर छोटी बड़ी चीज़ कंप्यूटर से अटैच हो गई है। कंप्यूटर अगर उनको बेसिक चीज़ आ जाएगी, धीरे धीरे वो उस पर आगे जाएंगे और उसी से वो डेवलप कर सकेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है जब वो यहाँ शुरुआत हो गई है जिसकी, वो आगे बढ़ेंगे और अपनी जो खेती बाड़ी वो यहाँ कर रहे हैं उसमें वो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें दे पाएंगे। हमारे देश में लोग पढ़ लिख के ये समझते हैं कि हमने BA MA कर लिया तो हमको खेती की ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ लिख गए तो हम खेत में नहीं जाएंगे। एक बहुत गलत मैसेज है। पढ़ने लिखने के बाद आप अच्छी खेती कर सकते हैं, आप अच्छा घर चला सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं। आपको ज्ञान होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ व्यवस्थित रखनी है, कौन सी मान लो गृहस्थी को अगर ले लिया जाए तो कौन सी दवाई एक्सपायर है, कौन सी नहीं है। ये पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप कैसे कर सकते हैं? कौन सा खाद हमको डालना है खेत में, कौन सा बीज डालना है, ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। निष्ठा के द्वारा गांव की महिलाओं व बेरोजगार युवकों को मूल्य संवर्धित उत्पाद जैसे बुरांश का जूस, अदरक का अर्क, मसालों की खेती और मसालों का प्रसंस्करण आदि भी सिखाया जा रहा है। साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए आजीविका के नए स्रोतों से इन किसान परिवारों को जोड़ा जा रहा है। पहाड़ों की जिंदगी एक बार फिर संभल रही है। लोगों की आजीविका के साधन फिर से जुड़ रहे हैं। कृषि उपज के मूल्य संवर्धित उत्पाद रुद्रप्रयाग जिले के कोरखी गांव में समावेशी विकास का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। साथ ही आधुनिक शिक्षा गांव के युवक व युवतियों में एक नए आत्मविश्वास का संचार कर रही है। पहाड़ों में सपने फिर से सजोए जा रहे हैं, एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर भारत के लिए। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। कृषि दर्शन कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाई, आज के कार्यक्रम में आपने क्या देखा? आज के कार्यक्रम में हमने ये देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई उस पीड़ा को हम भी समझते हैं। बहुत से लोग हैं जो उससे जुड़े हैं और एक बहुत अच्छी बात है कि अगर बहुत से किसान खत्म हो गए हैं, खेत खत्म हो गए हैं, तो लोगों की आजीविका कैसे चले, इस पर काम हो रहा है। और एक बहुत अच्छी बात है कि पूरा देश इसमें मिलकर पहल कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें आज के कार्यक्रम में बताई गई हैं उनको आप और लोगों से भी बांटेंगे, सब तक ये बातें जाएंगी और ये जो पीड़ा है जिसमें कोई भी पीछे ना छूटे उसको हम साथ लेके चलेंगे, उस पीड़ा से निकालेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।